हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग युवा। आज हम वर्कशीट नंबर 13 डिस्कस करेंगे, साइंस की क्लास 9th की। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही देखते आए हैं, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, एक दीदी और एक ज्ञान। तो ज्ञान बोलता है, जिज्ञासा दीदी, अगर परमाणु का आकार इतना छोटा नगण्य है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है कि हम उसे देख नहीं सकते, तो हमें इसके बारे में सोचने या जानने की ज़रूरत ही क्या है। अगर ये इतना ज़्यादा छोटा है तो हम इसके बारे में क्यों सोचें और क्यों जानें। तो दीदी उसको क्या बोलती हैं, कहती हैं, ज्ञान ज्ञान हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे आसपास के सभी पदार्थ वस्तु परमाणुओं से ही निर्मित हैं। सभी कोई भी चीज़ उठा लो, पेपर है, पेंसिल है, चौक है, कोई भी चीज़, एवरीथिंग, तो वो सारी की सारी किसकी बनी हुई होती है? परमाणुओं की बनी होती है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते हों, लेकिन हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता है। जो भी हम कुछ करते हैं, जैसे कि अगर आप देखते हैं, हम वायु के अंदर ऑक्सीजन को देख नहीं सकते, मगर हमारे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो भी एक क्या है? वो भी एक ऑक्सीजन का अणु है। O2 ऑक्सीजन का अणु है, ठीक है। तो एक रसायनज्ञ जिनका नाम डाल्टन, ठीक है, ने पदार्थों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो डाल्टन ने क्या किया? एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। वेरी इंपॉर्टेंट, किस पे आधारित था? रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। अब ये रासायनिक संयोजन क्या है? कि रासायनिक तौर पर जितने भी तत्व होते हैं वो किस हिसाब से संयोजित होते हैं, मिलते हैं, उस पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, तत्व, यौगिक या मिश्रण सूक्ष्म कण परमाणुओं से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? परमाणुओं से बने होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब डाल्टन ने जो अपने सिद्धांत में पॉइंट्स बताए, वो क्या क्या बताए, ठीक है। सभी पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस, कोई सा भी पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं? वो सूक्ष्म कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वो सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कार्बन ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया, तो इसने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे ही अगर हम जैसे कि यहाँ पर भी कार्बन था या ऑक्सीजन था, इन दोनों की प्रकृति तो अलग है, और यहाँ पर क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे ही अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों ले लिए, और इन दोनों गैसेस ने मिलकर बनाया वाटर, दैट इज H2O। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये, हाइड्रोजन गैस की अगर प्रकृति देखें तो हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है, मतलब कि जलने के लिए इसको हम जलाते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। और वहीं ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है वो श्वसन में भी मदद करती है और जलाने में मदद करती है, किसी भी चीज़ को जलाने में मदद करती है। तो ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं, दोनों तत्व मतलब अणु जो मिलते हैं, वो बना रहे पानी। और इसकी प्रकृति बिल्कुल उलट है, बिल्कुल अलग है। ये चीज़ों को बुझाने में मदद करती है ना। पानी क्या होता है? कोई भी अगर आग लगी होती, कुछ भी लगा होता है, तो उसको बुझाने के काम आता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये किसके बने? ये वाले अणु जो बने हैं वो हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस बनी है, और ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीजन गैस बनी है। और इन दोनों ने ही, परमाणु ने मिलकर क्या बनाया है? जल बनाया है, पानी बनाया है, H2O बनाया है, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। अब हम अगर देखें तो ये एक निश्चित अनुपात में मिले तो ज़रूर है, मगर यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ और बन गया हो, हाइड्रोजन का कार्बन बन गया हो या फिर ऑक्सीजन का सल्फर बन गया हो, ऐसा नहीं है। जो जिस चीज़ से हमने, मतलब जो चीज़ें हमने अभी कारक मिली थी, वही हमें किस में मिलेंगी? उत्पाद में मिलेंगी। वही हमें कहाँ में मिलेंगी? उत्पाद में मिलेंगी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, परमाणु
अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। अविभाज्य सूक्ष्म कण, अगर कार्बन ले लिया तो हम कार्बन को अगर तोड़ देंगे, इसको और ज़्यादा भागों में, छोटे भागों में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसकी खुद की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी, ये कार्बन नहीं बचेगा फिर, ठीक है। और कोई भी और जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सजित बनते होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। जैसे कि अगर कार्बन है, ठीक है, कार्बन को ही हमने लिया और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को लिया था, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड आया। क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो यहाँ पर जो कार्बन था, तो यहाँ पर अगर कार्बन लिया है तो यहाँ पर कार्बन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये हो सकता है ये दोनों जो तत्व हैं ये एक निश्चित अनुपात में इस तरह से जुड़ें कि ये नया पदार्थ बनाए या फिर नई कोई चीज़ बनाए, और जिसकी प्रकृति भी अलग होगी, जिसकी प्रकृति भी बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। मगर होगा क्या, जिस परमाणु से हमने कोई चीज़ बनाई है तो उस चीज़ में वो परमाणु मौजूद होगा, ठीक है। तो इन्होंने यही बात यहाँ पर बता रखी है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, मतलब कि जो और ज़्यादा टूट नहीं सकते और वो बहुत छोटे कण होते हैं, जिनको रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उनका विनाश किया जा सकता है। ना ही वो बनेंगे और ना ही उनका विनाश होगा। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। किसी भी दिए गए तत्व यौगिक के परमाणु का आकार, मतलब कि उनका आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म सदा समान होते हैं। मतलब कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर पानी बन रहा है, ठीक है, तो अब ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको मैं किसी भी पदार्थ से निकाल लूँ तो हाइड्रोजन का खुद का जो परमाणु का साइज़ होगा, आकार होगा, वो उतना ही रहेगा जितना इसका है। और द्रव्यमान इसका अगर एक है तो वो द्रव्यमान इसका सदैव उस परमाणु का द्रव्यमान एक ही होगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होता है? 16 होता है, ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्म में ये सदा समान रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। वैसे ही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्वों के, जैसे कार्बन का गुणधर्म अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, इनके द्रव्यमान भी अलग होंगे। जैसे कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इनके द्रव्यमान भी अलग होते हैं। और इनके रासायनिक गुणधर्म भी अलग होते हैं, जो रासायनिक प्रक्रिया करते हैं और जो इनके मतलब ये इनकी प्रकृति कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन लेने वाली होगी या इलेक्ट्रॉन देने वाली होगी, तो वो इनके परमाणु पर ही निर्भर करता है। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे कि हमने ये पढ़ा था पिछली वीडियो में भी, अगर हाइड्रोजन गैस है और अगर हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, वो एक निश्चित अनुपात में मिलकर पानी बनाएंगे। मतलब कि ये हमेशा 1:8 की रेशो में ही, अनुपात में ही, 1:8 में ही हमेशा क्या होंगे, वो मिलेंगे। अगर हम पानी का कण कहीं पर भी मौजूद हो, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, किसी तालाब में हो, किसी पहाड़ी पर हो, तो वो हमेशा पानी का कण जो होगा वो 1:8 में ही होगा। और अगर इसका अनुपात चेंज हो जाता है तो वो यौगिक भी क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं H2O2 ले लूँ तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है और इसका अनुपात क्या होता है, 1:16। ये 1:16 में होगा, ठीक है। तो इसका अनुपात भी बदल जाएगा। तो जितने भी अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। एक निश्चित अनुपात में ही क्या बनेंगे, यौगिक बनाएंगे। 6 पॉइंट देखें। किसी भी यौगिक में परमाणुओं को सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। क्या बोल रहे हैं ये? इनका बोलने का मतलब है किसी भी यौगिक, जैसे कि कोई भी यौगिक हमने ले लिया, C6H12O6,
जो कि हमारा क्या था, ग्लूकोज था। ठीक है, तो यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या, इसके परमाणु कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है। ये निश्चित होगी। अगर हम ग्लूकोज का कोई भी अणु ले लें तो उसमें हमेशा कार्बन 6 ही होंगे, हाइड्रोजन 12 ही होंगे, ऑक्सीजन 6 ही होंगे। ठीक है, तो इनकी जो संख्या होगी वो भी निश्चित होगी। इसी तरह से अगर मैं देखूं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले लूं तो CO2 में कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। और वहीं अगर मैं CO देखूं जिसमें कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की भी संख्या 1 है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये दोनों यौगिक भी अलग अलग हैं। समझ में आ रही बात? तो इन्होंने 6th पॉइंट में यही चीज़ दे रखी थी कि अलग अलग मतलब किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होता है, वो निश्चित होता है। जो उनकी संख्या होती है वो भी निश्चित होती है और उनका अनुपात भी निश्चित होता है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर थोड़ा देख लेते हैं। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों डैश से बने होते हैं। ऊपर देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था सभी पदार्थ जो होते हैं वो सूक्ष्म कणों परमाणुओं से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? परमाणु से बने होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? परमाणु लिखना है। इस फर्स्ट वाले में क्या लिखना है? ए में परमाणु लिखना है। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो डैश अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। कौन सी अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आप सेकंड वाले में यही लिखेंगे जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत डैश के नियमों पर आधारित था। किसके नियमों पर आधारित था? देखिए ऊपर, डाल्टन के पदार्थ की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। किस पर? रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित। संयोजन के नियमों पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो डैश होते हैं और ना ही उनका डैश होता है। ना ही मतलब कि हम कभी भी परमाणु को ना ही हम उसको नष्ट कर सकते और ना ही हम उनको खुद से बना सकते परमाणु को। तो ये क्या कहते हैं, डाल्टन ने सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो इन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित बनते हैं और ना ही विनाश होते हैं। तो यहाँ पर आप यही लिखेंगे कि ना तो ये बनते हैं और ना ही उनका विनाश होता। पहले वाले कॉलम में बनते या फिर सृजित भी लिख सकते हैं और ना ही उनका विनाश होता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं का उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन कीजिए। मैंने उदाहरण आपको ऊपर बताए भी हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट के उस पर ज़रा एक बार इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ये इसके वैसे तो आप सारे ही 6 के 6 पॉइंट लिखिएगा क्योंकि सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं और जो इनको उदाहरण सहित पूछे जा रहे हैं तो आप उसमें उदाहरण में जैसे कि यहाँ पर आप जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर उदाहरण दिया था C6H12O6 का, ये दे सकते हैं
H2O6 का दे सकते हैं, ये ग्लूकोज है, या CO2 का दे सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन एक निश्चित संख्या में ही हमेशा इस यौगिक में या फिर ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित संख्या में ही क्या कहते हैं पाए जाएंगे उस यौगिक के अंदर। जो परमाणु की संख्या होगी वो सापेक्ष निश्चित होगी। अगर वो जो संख्या है वो अलग हो जाएगी तो वो यौगिक भी अलग हो जाएगा, वो दूसरा यौगिक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पर देखिए फिफ्थ वाले पॉइंट में अलग अलग तत्व के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे H2O पानी, जो कि 1:8 में यौगिक बनाता है। हमेशा पानी आपको 1:8 के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, 2 के उदाहरण मैंने बता दिए। वैसे ही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इन सब के क्या होंगे, परमाणु गुणधर्म अलग अलग होंगे। यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखिए, किसी भी दिए गए तत्व यौगिक के परमाणु का आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म सदा समान होते हैं। किसी भी दिए गए तत्व या यौगिक के परमाणु का आकार, मतलब कि कार्बन आप कहीं पर भी देख लें या फिर हाइड्रोजन कहीं पर भी देख लें, तो कार्बन आप कहीं पर भी मिलेगा तो उसका द्रव्यमान, परमाणु का साइज, उसके रासायनिक गुणधर्म किसी भी यौगिक में, ठीक है, किसी भी यौगिक में हमेशा समान ही होंगे। और परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सज्जित बनते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। ठीक है, तो बस और आपको मोर लेस इसके 6 के 6 पॉइंट्स लिखने हैं और जो मैंने उदाहरण बताए हैं वो भी लिखने हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट भी जो आपने पढ़ा था कि ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं, इन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। ठीक है, तो ये आपको सारे लिखने हैं। अच्छा, तो ये सारे के सारे आप क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे से रिवाइज़ करें, एक बार ये वर्कशीट पूरी पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है वो मुझसे पूछेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।